दोस्तों पेश है चांदपुर का शैतान और काला प्रेत। ये कवर चित्र है दोस्तों। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच छोटा सा गांव चांदपुर बसा था। इस गांव के लोग मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी पशुपालन न जाने कितने वर्षों से जमींदार वंश गांव वालों को जुल्म करता था आ रहा था। जमींदार का प्रथा समाप्त किए जाने के बावजूद आज इस गांव में जमींदार शैतान सिंह का शासन था। शैतान सिंह आज गांव के लोगों को इस कदर छाया हुआ था कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाते थे। वैसे तो इस गांव में सब कुछ था किंतु इंसानियत नहीं थी। पुरुषों में पुरुष पुरुषों में पुरुष नहीं था, बच्चों का भविष्य नहीं था। सब कुछ जैसे पाप अंधेरे में डूब गया था। वह अंधेरा कब खत्म होगा, कौन इस अंधकार से मुक्ति दिलाएगा, कोई नहीं जानता था। अरे इंसानियत के दुश्मनों, जरा खुद से खौफ खाओ। याद रखो जिस दिन उसका कहर तुम पर टूटेगा तो 2 गज जमीन भी दफन होने के लिए नसीब नहीं होगी। सूर्य अस्त हो गया। धूमिल और अंधकारे की चीरती बैलगाड़ी की धीमी रफ्तार चंदपुर की ओर बढ़ी जा रही थी। तुमने बताया नहीं सूरज कि पिताजी ने खत में क्या लिखा है? सिर्फ यही कि मरने से पूर्व एक बार देखना चाहते हैं। जानती हो राधा, आज पिताजी को हमेशा मुझे गांव जाने को मना करते थे। वो क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बचपन से उग्र स्वभाव का था और पिताजी हमेशा यही बहस सताता था कि मैं कभी जमींदार के विरुद्ध कोई कुछ बोल न बैठूं। तभी बैलगाड़ी रोक दी। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, अभी आता हूँ। और बूढ़ा कहाँ जा रहा है? पता नहीं, नहीं आओ देखते हैं। और बूढ़ा वाघ किसी कबर पर दिया जलाने आंचल सुबकने लगा। बाबा तुम रो क्यों रहे हो? यही मजार किसकी है? यह मजार नहीं, यादगार है बाबू। बस यही एक याद बाकी है जिसके सारे जी रहा हूँ। यह मेरी बेटी सबाना की गहरी नींद सो रही है। इसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए रोज शाम को ढले दीप जला देता हूँ। क्या हुआ था उसे? इस गांव में छाया पाप में अंधेरे। बेटा, मेरी बेटी को निगल गया बापू। मैं बेसब्री से उसकी मौत का इंतजार देखता रहा और इसके अलावा कर भी क्या सकता था? कौन है वह शैतान जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली? बूढ़े ने के शब्दों का अर्थ समझते ही सूरज का खून उबल गया। तुम यह जानकर क्या करोगे बाबू? मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, शैतान को सजा दिलवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम शायद इस गांव में नए आए हो बाबू। आज तक शैतान सिंह के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किसी ने नहीं किया। मेरी मानो तो तुम फौरन इस शहर से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन सूरज ने पर बूढ़े की चेतावनी का कोई असर न प्रभाव पड़ा। और और थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी फिर सूरज राधा को पुनः चांदपुर की ओर बढ़ने लगी। शायद बाबा ठीक कहते हैं, पिताजी से मिलकर हमें जल्दी शहर लौट जाएंगे। नहीं राधा, मैं निश्चित कर चुका हूँ इस गांव में शैतान सिंह की मनमानी नहीं चलने दूंगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। बहुत जल्दी शैतान सिंह का पुनः की सजा भुगतनी पड़ेगी। बैलगाड़ी वाला सूरज को राधा को सुजान सिंह की हवेली के सामने छोड़कर चला गया। यही है हमारा यही यही हमारा घर है। इतनी बड़ी हवेली, पिताजी यहाँ अकेले कैसे रहते होंगे? मुझे तो देख कर ही डर लगता है। घबराओ नहीं राधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हवेली में कदम रखते ही राधा स्वयं की इतना अंधेरा। पिताजी अकेले रहते हैं यहाँ, पूरी हवेली में रोशन रखना उसके लिए असंभव नहीं है। दूसरे पल उधर देखो, उस कमरे में रोशनी है। शायद पिताजी उसी कमरे में होंगे। वे दोनों उस कमरे में की तरफ बढ़े और कमरे में कदम रखते ही सूरज की निगाहें पलंग पर लेटे अपने पिताजी सुजान सिंह के पर जा टिकी। पिताजी! सूरज, तुम आ गए बेटे। बस बस तेरा ही इंतजार था। हे भगवान, यह क्या हालत हो गई है पिताजी? आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, अब आपके पास ही रहेंगे। नहीं 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 सूरज, नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे। जितनी जल्दी हो यहाँ से जमीन जायदाद बेच कर शहर लौट जाना। मैं चाहता हूँ मेरी तरह शैतान
मेरी तरह शैतान सिंह तुम्हारे हाथ काट कर तुम्हें भी इतना मोहताज न बना दे। सूरज तभी सूरज ने पिता के ऊपर तक की चादर उठा दी। नहीं नहीं, यह कसम कैसे हुआ पिताजी? लेकिन उन्हीं हाथों ने जमींदार के मवेशियों को अपने खेत से बाहर खदेड़ा था। मैं मैं शैतान सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। नहीं बेटा, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और न ही इस गांव में तुम्हारा कोई साथ देगा। तुम मुझसे वादा करो बेटा, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करोगे। बोलो बेटा। पिताजी के दिल में दुख पहुंचाने के लिए सूरज को हाँ कहनी पड़ी, और सूरज और राधा दूसरे कमरे में जाती हैं। अब मुझे अपाजी को जीने का कोई फायदा नहीं है। जिंदा रहा तो सूरज मेरे मुंह में बंधा रहेगा। और वह उस रात जब सब सो गए तो बूढ़ा सुजान सिंह कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। और दूसरे दिन सूरज को अपने पिताजी की लाश मिली। यह आपने क्या किया पिताजी? अपना साया मुझसे छीन लिया। लेकिन इस दुख पर गांव वाले का कोई आदमी वहां मौजूद न था। उधर चांदपुर से 15 मील दूर करमपुरा नामक एक बस्ती में शराब के अड्डे पर शेरू नाम का कुख्यात बदमाश अपने निशाने की वाहवाही का आनंद ले रहा था। वाह, क्या निशाना है! तभी शेरू ने खाली हाथ गिलास में हवा में उछाला। शेरू उस्ताद का जवाब नहीं। उस्ताद का निशाना भला कभी नहीं चूकता। लेकिन अगले ही पल शेरू का गिलास जमी निशाना बना पाता। इससे पहले पाता दूसरी ओर से फेंका गया गिलास उस गिलास से टकराया, और अपने गिलास में किसी दूसरे पर फेंका गिलास का निशाना बनाते देख शेरू क्रोध से चीखा। जानते वो आज तक शेरू का निशाना आज तक शेरू का शिकार करने का साहस इलाके में किसी ने नहीं किया। बोलो, तुमने कैसे किया यह साहस? इसलिए कि शेरू का वास्ता शेरों से नहीं, गिदड़ों से पड़ा हुआ है। और मन तनमनाता हुआ शेरू क्रोध से काले प्रेत के पास पहुंचा। बहादुर वो तो कभी ज़्यादा बहादुरी खतरनाक साबित होती है। मुझे खतरों से खेलने की आदत है। मौके की गंभीरता समझते हुए वहाँ मौजूद लोग खिसकने लगे। खतरा सिर पर देख मंडरा रहा है। बच्चे जरा निगाह घुमा कर देख, मेरे एक इशारे पर तेरे जिस्म के सैकड़ों टुकड़ा कर दिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है करो इशारा। और अगले ही पल शेरू ने पीछे हटते हुए फायर का हुक्म दिया। इससे पहले कि कोई समझ पाता, अब मेरी बारी हुई है शेरू। नहीं नहीं, क्यों डर गए? शेरू हिम्मत हार चुका था। आखिर तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम जैसे शैतानों के लिए मौत। शेरू, मुझे काली घाटी का पता चाहिए। शेरू बुरी तरह चौंका। काली घाटी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? यह पुलिस का कोई कुत्ता तो नहीं? कौन हो तुम? काली घाटी वाटी को नहीं जानता? मुझे काली घाटी का पता चाहिए शेरू। और तभी अचानक और अगले ही पल शेरू ने काला प्रेत के चुंगल से बच निकला। और फिर काला प्रेत जैसे ही संभला, एक बार फिर शेरू के आदमी के रिवॉल्वर निशाने पर था। तुम्हें काली घाटी का पता चाहिए? हाँ। और तभी शेरू का हुक्म, मार डालो कुत्ते को। और इससे पहले शेरू के आदमी काले प्रेत पर गोली बरसाते काला प्रेत का वफादार घोड़ा तूफान वहां आ पहुंचा और बदमाशों पर कयामत की तरह टूट पड़ा। देखते ही देखते शेरू के आदमी तूफान को ठिकाने लगा दिया। देखते ही देखते शेरू के आदमियों को तूफान ने ठिकाने लगा दिया। अब अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरे रहमो करम पे है। सवाल का जवाब दो, वरना नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले शेरू काली घाटी के बारे में प्रेत को बताता, और जब तक काला प्रेत द्वारा पर खड़ी काली आकृति पर फायर करता अदृश्य गायब हो चुकी थी। और काले प्रेत दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा, पर तब तक देर हो चुकी थी। और काला प्रेत एक काली कार को दूर जाते देखता, और अगले ही पल काला प्रेत तूफान की पीठ पर सवार होकर कार के पीछा करता है। वह कार मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकती है। उधर जमींदार चांद सिंह चौकी का इंचार्ज गरीबदास अपने तबादले की सूचना दे रहा था। सरकार, कल तक कोई पुलिस अधिकारी चांदपुर की चौकी का चार्ज लेने पहुंचेगा।
जब तक सुल्तान सुजान सिंह के शहरी बेटे सूरज की वजह से हुआ है। वो रामी ने मेरे खिलाफ मिनिस्ट्री में चिट्ठी लिखी थी। उस हरामजादे को शायद अपनी जिंदगी से बैर था। और अगले ही पल कालीचरण जी जी हुक्म, तुम तो जानते हो हमारी मर्जी के बिना गांव का पत्ता भी नहीं हिलता, फिर चौकी का इंचार्ज कैसे बदल सकता है। समझ गया हजूर। और फिर लठेत चारों लठेत द्वार की ओर तरफ चल पड़े। और लठेतों को जाते देख शैतान सिंह हवलदार गरीबदास से बोला, तुम निश्चिंत रहो गरीबदास, तुम्हारा चार्ज लेने तभी तभी चौकी तक पहुंचेगा जब हम चाहेंगे। तुम जाओ। लेकिन हाल से बाहर निकलते ही गिरिदास दिल बुरी तरह धड़क रहा था। और गिरिदास को वहां से जाते ही शैतान सिंह हवेली के तहखाने में पहुंचा। मुझे आ रहे हथियारों की सूचना बास को देनी हो चाहिए। और फिर शैतान सिंह द्वारा संबंधित करते हुए दीवार पर लगे स्क्रीन पर महत्वपूर्ण परछाई नजर आई। बास कुछ ही दिनों में अस्त्र शस्त्र की खेप सागर रास्ते से यहाँ पहुंच रही है। अगर हुक्म हो तो। नहीं शैतान सिंह, अब तक हमारा हुक्म नहीं मिलता तब तक माल को अड्डा नंबर 1 पर रखो, क्योंकि सरकार काफ़ी सतर्क हो चुकी है। हमें चाहते हैं खूनी क्रांति में किसी प्रकार की बाधा ना आए। ओके। और अगले ही पल संबंध विशेष हो गया। काली परछाई स्क्रीन से लुप्त हो गई। उधर काला प्रेत काली उधर काला प्रेत एक पठानी इलाके में तूफान के साथ दूर दूर तक पहले सन्नाटा घूर रहा था। किसकी मौत इसे यहाँ की चलाई? यहाँ तो कोई नहीं है। न ही काली कार कहाँ गायब हो गई, शाम हो चुकी है, मुझे रात गुजारने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। और जल्दी एक पहाड़ी गुफा में काले प्रेत का डेरा डाल चुका था। अचानक काला प्रेत अपनी रेस्ट वॉच पर आते सिग्नल को सुन कर चौंका। हेलो काला प्रेत, चीफ सीक्रेट सर्विस कॉलिंग। हेलो। फिर रिस्ट वॉच पर लीवर खींचते ही काले प्रेत को न अपनी रिपोर्ट देने लगा। मैं काला प्रेत बोल रहा हूँ सर, इस समय मैं चंदनपुर से 5 मील दूर पहाड़ी भाग में एक गुफा से बोल रहा हूँ। मुझे विश्वास है बहुत जल्दी ही देशद्रोहियों को ठिकाने पर का पता लगा लूंगा। आई विश गुड लक माई बॉय। देशद्रोहियों के गुप्त ठिकाने का पता लगा कर तुम देश का बड़ा उपकार करोगे काला प्रेत। मैं देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूँ सर। अगर किसी उपकार नहीं कर रहा, इस मकसद के लिए अपनी जान पर कुर्बान कर सकता हूँ सर। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे गर्व है। ओ रेंडल। और संबंध विषय हो गया। काला प्रेत घड़ी को लीवर दबा दिया और फिर सोचने लगा, ये आखिर कौन लोग हैं जो देश में खूनी क्रांति लाना चाहते हैं? निर्दोष का खून बहाने के, देश के कमजोर बनाने के उनका क्या इरादा हो सकता है? क्या वे लोग देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं? और तभी घोड़े तूफान की नाट काला प्रेत सजग होगा खतरा। अगले ही पल काला प्रेत गुफा के मुहाने पर पहुंचा। और फिर सोचकर काला प्रेत अंधेरे का लाभ उठाता रेंगता हुआ गुफा से बाहर निकला। काला प्रेत का विचार सही निकला। थोड़ी देर बाद, यह गुफा खाली है, काला प्रेत कहाँ गया? और तभी काला प्रेत एक भारी पत्थर उठाकर उस व्यक्ति की पीठ पर दे मारा। जैसे ही काला प्रेत देवनुमा व्यक्ति पर झपटा, उस आदमी ने काले प्रेत को पैरों पर उछाल दिया और साथ ही व्यक्ति ने बिजली की गति से उठ खड़ा हुआ। और इस लेकिन इससे पहले काला प्रेत संभल पाता, देवनुमा आदमी काला प्रेत को बाहों में उठा कर फेंकना चाहा, लेकिन काला प्रेत की उंगली सलाख समेत उसकी आंख में घुस गई। और काला प्रेत देवनुमा आदमी को बाहों से जमीन पर आ खड़ा हुआ। खबरदार मूर्ख, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून कर रख दूंगा। लेकिन वह देवनुमा आदमी जैसे पागल हो चुका था। चेतावनी की परवाह किए बिना काला प्रेत पर छलांग लगा दी। काले प्रेत ने शक्तिशाली प्राण देवनुमा व्यक्ति जमीन पर गिरा। और और फिर, अगर जान प्यारी है तो मेरी जान लेने किसने भेजा? गलकुल्ला हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा काला प्रेत। जवाब लेना जानता हूँ गलकुंडोला।
तुम्हें मेरी जान ले सकते हो? जवाब नहीं। और काला प्रेत के रिवॉल्वर गल गल डाला के कंधे की हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। और काला प्रेत के चेहरे पर भयानक दरिंदगी उभर आई। अगले ही पल काला प्रेत की रिवॉल्वर फिर से उंगली गल डोला की चीख से वातावरण थर्रा उठा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा गुंडा, तुम जिंदा रहोगे पर तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर होगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी क्षणों में तुम यही पेड़ पड़े मौत के तड़पन को महसूस करते रहोगे। मैं जा रहा हूँ। नहीं काला प्रेत, यदि तुम मुझे ऐसे ही हालत में छोड़ कर नहीं जा सकते। जाने से पहले मुझे एक गोली मेरे सीने में उतार दो। गलकुंडा के चेहरे पर रहम की भीख थी। और लेकिन काला प्रेत ने गंडोला पर रहम नहीं आया। मैं देश के दुश्मनों पर रहम नहीं करता मूर्ख। इस तड़प से मुक्ति चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। और काला प्रेत घोड़े पर सवार हो गया। और फिर जैसे ही तूफान काला प्रेत लेकर आगे बढ़ा। ठहरो ठहरो काला प्रेत, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तुम मेरे पर तुम वादा करो कि मेरी इनाम में मेरी अब रिवॉल्वर मुझे एक गोली दोगे। वादा करता हूँ। चंदनपुर का जमींदार शैतान सिंह मेरा मालिक है। मैं उसके हुक्म की तालीफ करता हूँ। उस बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता, विश्वास करो। और अब तुम अपना वादा पूरा करो। चंदनपुर का शैतान सिंह के मरने से पहले झूठ नहीं बोला रहा होगा। चांदपुर शैतान सिंह मरने से पहले झूठ नहीं बोल रहा। और गंडोला दूसरे ही पल बेजान लाश में बदल चुका था। वह गोली गंडोला के दिल प्यार पर गुजर गई। उधर सूरज अब अपनी हवेली पहुंचा रहा था। कहाँ है तुम? वो खुशखबरी लाया हूँ, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सूरज हवेली में एक एक कमरा देख डाला, परंतु राधा हवेली में न देख सूरज चिंतित हो उठा। राधा कहाँ चली गई? कहाँ गई राधा? और तभी अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जैसे ही सूरज ने अपने ऊपर गिरे वाले व्यक्ति को देखा, अरे यह तो कोई जिंदा व्यक्ति न हो कर कोई लाश प्रतीत होती है। यह हवेली में कहाँ से पहुंची? सूरज प्रतिभा की ब- सूरज प्रतिमा बना उस लाश को घूर रहा था। अचानक सूरज की सोचों का सिलसिला टूटा। क्या देख रहे हो बहादुर बरखुरदार? शैतान सिंह की नजर पड़ते ही बुरी तरह चौंका। सूरज बिजली की तरह एडी पर घूमा। तुम उसके ठाके चले तुम हमसे टकराने चले थे। बच्चे देखो, गौर से देखो, यह तुम्हारी अर्जी चंदनपुर की चौकी का इंचार्ज भेजा गया था। सिर्फ यही नहीं बरखुरदार, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी भी हमारी हवेली पहुंच चुकी है। और पागलों की तरह शैतान सिंह को झपटा। नीच कमीने, तेरा खून पी जाऊंगा। और इससे पहले सूरज उठ पाता, लठेत लठेत घायल सूरज को वहां उठाकर हवेली से बाहर ले जाने लगे। अब तेरा भगवान भी तुझे बचा नहीं सकता सूरज। शैतान सिंह के अपमान करने वाले को जिंदा नहीं रहता। हर पापी का अंत होता है। शैतान सिंह तू भी नहीं बचेगा। अपमान अपमान की अनुमति। शैतान सिंह तन बदन में आग लगने लगी। अरे यह तेरी यह जरूरत है रामदादी। तभी शैतान सिंह दौड़ा। देख क्या रहे हो? कुत्ते को तोड़ तोड़ दो, इसकी हरामी की हड्डी फंस। और सूरज उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शैतान सिंह का हुक्म मिला। और सूरज जख्मी शरीर ज्यादा देर तक उन लठित को मारना सह सका। अब किसी फरिश्ते में भी जान नहीं फूंक सकते। शाबाश। और शैतान सिंह के जाने के बाद खिड़की दरवाजे से झांक रहे लोगों में कोई मिलकर सूरज के समीप न आए। सूरज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। परंतु बूढ़ा बैलगाड़ी वाला वहां पहुंचा। अरे यह क्या बापू? मालूम पड़ता है किसी ने जालिमों ने से बचकर जालिमों को बेचारे की यह हालत कर दी है। और दूसरे पल सूरज की नब्ज टटोली। अभी जान बाकी है, शायद बच जाए। और घायल सूरज को किसी तरह उठा कर वह बूढ़ा बैलगाड़ी के पिछले भाग में लटाया और थके हारे बैलों को सभी पहुंचा। मैं जानता हूँ हीरोमती, आज तुम थक गए हो, पर शहर
बाबू की जान बचानी ही होगी। देख आज इस बूढ़े का मान रखियो मोती, इससे पहले यह बाबू दम तोड़ दे, सद्दानगर बाबा की कुटिया में पहुंचा दे। बैल बैल की गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दी और अगले ही पल बैल अपनी गाड़ी खींचे तूफानी गति से भागा जा रहा था। और तभी घोड़ों की टापों से बूढ़ा विचलित हो गया। लगता है शैतान सिंह के गुर्रे पीछे है। दौड़ मेरे मोती, तेज दौड़, आज तेरे इम्तिहान की घड़ी है। बूढ़े के बैलों में उत्साह बढ़ाते हुए आंख लगाई, लेकिन लेकिन तभी बैल दौड़ते हुए अचानक एक गड्ढे में पड़ गई। और शायद करिश्मा हुआ कि बूढ़ा ज्यादा चोट ना आई। शुक्र है, खुदा का शुक्र है मैं जिंदा हूँ, पर अब क्या करूँ। और तभी बूढ़े, तूने क्या समझा था तू बचा लेगा? कमबख्त, इस गांव में बच्चा बच्चा जानता है जमींदार साहब के मारे को पानी भी देना गुनाह है। अब तू भी इसके साथ मरेगा। लेकिन इससे पहले घुड़सवार गोली का निशाना बना पाता, बैल ने अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया और रिवॉल्वर साधे दीवार धारी धारी संभल पाता। ये मृत बैल के मृत घुड़सवार को दूर उछाल दिया, लेकिन अन्य घुड़सवार बैल के शरीर पर गोलियों से छलनी कर डाला और अपने स्वामी भक्ति बैल का निर्जीव शरीर जमीन पर जा गिरा। उधर चांदपुर की तरफ आते काले प्रेत ने गोलियों की आवाज़ सुनी तो लगाम खींची। गोलियों की आवाज़ जरूर ही, कोई गड़बड़ है, पता लगाना चाहिए। और जल्दी काला प्रेत दशा में अनुमान लगाने पर सफल हुआ। दूसरी ओर काला प्रेत ने तूफान को उसी ओर दौड़ा दिया और उधर बूढ़ा अपने मृत बैल से लिपट कर बुरी तरह रो रहा था। नहीं बेटे मोती, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बेचारा दुखी है, अब इसे भी मुक्ति दिला दो। तुम ठीक कहते हो शंभू, मैं इसकी छुट्टी कर देता हूँ। लेकिन तभी दाएं दाएं और इससे पहले घुड़सवार खतरे को भाप कर अपना रिवॉल्वर निकाल पाता। खबरदार, कोई गलत हरकत की तो कौन हो तुम जैसे शैतान मुझे काला प्रेत के नाम से जानते हैं। शायद इस इलाके में नए आए हो, वरना तुम हमसे उलझने की जरूरत ना करते। काला प्रेत जितना अजीब उस आदमी को उतना ही विचलित नाम। भाग जाओ और वरना बेमौत मारे जाओगे। इस गुस्ताखी की सजा जल्द में मिल देगी। और फिर दोनों घुड़सवार वापस लौट पड़े। उन घुड़सवारों को जाने के बाद काला प्रेत बैलगाड़ी वाले बूढ़े बाबा की तरफ मुड़ता हुआ बोला, तुम कौन हो बाबा, और ये लोग तुम्हारे जान क्यों लेना चाहते थे? यह एक लंबी कहानी है, बापू बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरी मदद करो, इसे शहरी बाबा की जान खतरे में है। और मौके की नजाकत समझते हुए काले प्रेत ने सूरज की तरफ बढ़ा। काला प्रेत सूरज को तूफान पर लादे हुए बताए सिद्धानंद की कुटिया की ओर चल पड़ा। या खुदा, अब इस शहरी बाबू की मदद कर रक्षा करना। और काला प्रेत के जाने के बाद बूढ़ी ने कब्र खोद कर अपने बैल को दफन किया। मोती, तू अब गया, अब मेरे जीने का सहारा छिन गया। अब मैं क्या, मैं मरूंगा नहीं मोती, अब मैं जीवित रहूंगा। अब शैतान सिंह तेरे खून का एक एक बदला, बूंद का एक एक बदला नहीं लूंगा। फिर बूढ़ा सदानंद बाबा की कुटिया की तरफ चल पड़ा। काला प्रेत नाम का वह युवक वास्तव में बहादुर है और निडर है। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, वह मेरी मदद करेगा। और काला प्रेत शांत ढलने से पहले वैद्य सदानंद की कुटिया में पहुंचा। द्वार खुला है, शायद वैद्य राज अपनी कुटिया में हो। और फिर काला प्रेत झोपड़ी के अंदर पहुंचा। यह युग की जान खतरे में बाबा, आप इसे जिंदगी दे सकते हो, जल्दी करो, इसे चारपाई पर लटा दो। और वैद्य उठते हुए काला प्रेत सूरज को मूर्छित शरीर को काली चारपाई पर लिटा दिया। कुछ देर में बहुत देर हो चुकी है बेटा, फिर भी कोशिश करता हूँ, शायद बच जाए जी। और उधर गुर्गे लौट कर शैतान सिंह को आप बीती सुनाई। शैतान सिंह का तन बदन में आग लग गया। रामदादा, तुम दो और वह एक, फिर भी तुम पर हावी हो गया। जग्गू, मौत का बदला भी न लिया तुमने। अचानक ही बीच में न जाने कहाँ से आ टपका। हम क्या करते? उसके पास रिवॉल्वर था। उस साले की पीठ उस साले को पीठ दिखाकर तुम लोग डैडी डैडी का नाम डुबो दिया कमीनों। और शायद फिर तभी शैतान से इकलौती बेटी बिजली हरकत में आई
और इस गुस्ताखी की सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। रहम, मेम साहब रहम। और एंटर मार मार कर शंभू और कालीचरण के कपड़े तार तार कर दिए। फिर बिजली के हाथ थमा और शैतान सिंह दौड़ा। अपनी जान की खैर चाहते तो जाओ, काला प्रेत को ढूंढ कर जिंदा मुर्दा मेरे सामने पेश करो, जो हुक्म। और शंभू और कालीचरण तुरंत ही हवेली से बाहर निकले। अबे हमें कुत्ता बिल्ली समझती है सूरी, अपनी औकात उससे ज़्यादा है, हमारी औकात उससे ज़्यादा है भी कहाँ। अब जिंदा, जब तक जिंदा हैं मरते मारते रहेंगे या मार खाते रहेंगे। अगले ही पल वे दोनों घोड़े पर सवार थे। काला प्रेत कहाँ पता लगा लें। अब जमींदार साहब के हुक्म की तामील ही हमारी बिटिया की नोच डालेगी। शंभू फिक्र न मत करो, चंदनपुर इलाके में ही होगा, उसे ढूंढ निकालेंगे। उधर शंभू और कालीकरण के जाति शैतान सिंह बि, बिजली के मुखापित हुआ। मेरे आदमियों पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया है, फिर इस तरह हर एक के सामने आना आना भी नहीं चाहिए। घबराओ नहीं शैतान सिंह, तुम उन लोगों को कभी नहीं मालूम हो सकता बिजली नहीं सोपिया हूँ, लेकिन तुम गलत हरकत मेरी बेटी की भावी जीवन को प्रभावित कर सकता है सोफिया। तुम भी यह मत भूलो शैतान सिंह, तुम्हारी विदेश में पढ़ रही बेटी की जिंदगी तुम्हारी किसी भी गलती के कारण खतरे में पड़ सकती है। मैं तुम्हें धमकी धमकी दे रही है तू मुझे। बिजली के हाथ में थमा एंटर एंटर हवा में ले रहा। और मुझे बदतमीजी लोगों से सख्त नफरत है। आज के बाद ऐसी गलती तुम्हारे जिस्म पे चपड़ी ने निशान नहीं बोलना, समझ गया मदाम। और फिर दरिंदा शैतान सिंह एक औरत के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। और उधर वैद्यराज ने की दवा सूरज पर जादू का असर किया और सूरज कराते हुए आंखें खुली। आ मैं कहा हूँ तुम सुरक्षित हो दोस्त, पर अभी आराम की सख्त जरूरत है। फिर सूरज ने आंखें मूंद ली। और बूढ़ा बैलगाड़ी वाला वहाँ काला परत का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम्हारा इंतजार कर रहा था। युवक खतरे से बाहर है, वैद्य जी का कहना है जल्दी ठीक हो जाएगा। यह सब तुम्हारी कृपा है से संभव हुआ है। बाबा खुदा बाबा जी, खुदा आपका भला करे। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। अब मुझे एक काम खत्म निपटाना है। लेकिन क्या तुम नहीं जानना चाहते कि शहरी बाबू की यह दशा कैसे हुई? बूढ़े की इस बातें सुनकर काला प्रेत ठनका। कुछ ही देर में बूढ़ा काला प्रेत चंदनपुर पर जुल्मों सितम के बारे में बताने लगा। बाबा, चंदनपुर का शैतान जब तक जीवित है वहाँ पाप छाया अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। जुल्म खत्म होते रहेंगे, न जाने कितने ही सूरज मिटा देंगे दिए जाएंगे, न जाने कितनी ही दादाओं को अपनी आबरू खोकर खुद खुशी करने की मजबूर होना पड़ेगा। चांदपुर के शैतान सिंह की यही दो बातें बताई हैं गोंडे वाला। लगता है कि अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया हूँ। काला प्रेत सोच में डूबा उसे बूढ़ा व्याकुल हो उठा। बाबा तुम बापू तुम बहादुर हो और शैतान सिंह के जैसे आदमी से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। तुम चाहते तो चांदपुर का नसीब बदल सकते हो। और अगले ही पल काला प्रेत अपने निर्णय पर बूढ़े को बता रहा था। अब बाबा, मैंने फैसला कर लिया है कि अब चांदपुर में शैतान सिंह का नामो निशान मिटा दूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। तुम्हारा यह उपकार यह बूढ़ा कभी नहीं भूलेगा। बूढ़े ने खुशी का ठिकाना न रहा। और उसी दिन बूढ़ा रोज उस दिन बाद बूढ़ा रोज श्याम ढले जरूरत का सामान वहाँ पहुँचाया जाया करता। बाबा, इतना कष्ट क्यों करते हो? कष्ट कैसा बेटा बापू, यह तो मेरा फर्ज है। और बैलगाड़ी वाला बूढ़ा काले प्रेत को गांव की खबर देता। बापू, शैतान सिंह के कुत्ते तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। अगर तुम्हें ढूंढते यहाँ पहुँच गए तो घबराओ नहीं बाबा, मैं उनके हाथ वो यहाँ पहुँच गए तो वे जिंदा नहीं लौटेंगे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वह बूढ़ा सरदार नगर की कुटिया से लौट रहा था। यह तो वही बूढ़ा है जिसने मुझे उसके पीछा करना चाहिए। और फिर बूढ़ा शंभू पीछा करता हुआ वैद्य सदानंद की कुटिया में पहुंचा। लो बाबा भी आ गए। अरे यह तो
लोग यहाँ छुपे मौज मना रहे हैं, आज इनका काम तमाम हो जाना चाहिए। और फिर मुझे आने में देर तो नहीं हुई बापू, क्या करूँ, तेज नहीं चल पाता। यह बात नहीं है बाबा। बाबा तुम तो हमेशा की तरह सही वक्त पर आते हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। वरन क्यों कासिम? क्योंकि सूरज अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और कल सुबह तक अपने गांव वाली हवेली में चला जाएगा। काले प्रेत की बात सुनकर बूढ़ा कासिम चिंतित हो उठा। वो अगर शैतान सिंह को पता चल गया तो शहरी बापू जिंदा है तो गजब हो जाएगा, इसका खून का प्यासा है बापू, और अब वह किसी के खून का प्यासा नहीं बुझा पाएगा। आखिर बूढ़े कासिम चुप हो जाना पड़ा। बूढ़ा कासिम वापस लौट गया और काला प्रेत सूरज के निकट बोला, दोस्त कल सुबह गांव पहुंचकर तुम शैतान सिंह से मिलोगे और अपनी पत्नी को वापसी मांगोगे, और अगर वह मेरी बात मानने की बजाय मुझे कैद तुम्हारे बारे में पूछने लगे तो कह देना तुम 24 घंटे के अंदर तुम उसकी पत्नी को वापस नहीं लौटाओगे तो 25वें घंटे में किसी भी सेकंड उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाएगी। काला प्रेत को 25 घंटे के पापों का हिसाब चुकाने के खुद सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों किसी खतरे से बेखबर अपने बिस्तरों पर जा लेटे। लेकिन आधी रात को गुजरी की तूफान इन्हें नाने की आवाज़ सुनकर काला प्रेत की आंखें सुनी। लगता है कोई गड़बड़ है। काला प्रेत उठ खड़ा हुआ और काला प्रेत को दरवाजे तक पहुंचा था कि सूरज भी जाग गया। क्या बात है काला प्रेत, कहाँ जा रहे हो? बहादुर, बाहर कुछ गड़बड़ है, तुम लोग होशियार रहना। और काला प्रेत झोपड़ी के बाहर निकल गया। अभी काला प्रेत दरवाजे के बाहर ही कदम रखा था कि सामने शस्त्र घुड़सवार को देखकर बुरी तरह चौंका। आखिर तुमने हमें ढूंढ ही लिया काला प्रेत। तुमने क्या सोचा था कि हमारे हाथ तुम तक नहीं कभी नहीं पहुंचेंगे? अब तुम बच नहीं सकते। काला प्रेत को जो जो मार सके वह गोली अभी तक बनी ही नहीं मूर्खों। और तभी और दूसरे ही पल दृश्य बदल चुका था। देखते ही देखते मौत का तांडव आरंभ हो गया। मौत सिर पर मंडराते देख शंभू और काली की चरण अपने घोड़े पर वापस भागे। काला प्रेत भागते देख शंभू कालीचरण का निशाना लिया, किंतु देर हो चुकी थी। वह काफी आगे निकल चुके थे। कम वक्त तो आज तो तुम बच गए, जल्दी तुम्हारी मौत फिर काला प्रेत के पास खींच लाएगी। फिर अब मुझे विश्वास हो चुका है शैतान सिंह के अंतिम समय निकट आ पहुंचा है। और कुछ ही देर में काला प्रेत लाशों को घोड़े पर लाद कर चंदनपुर की ओर दौड़ा दिया। ये लाशें चंद शैतान सिंह के पागल कर देंगी। पहली बार किसी ने शैतान सिंह को इतनी करारी चोट दी है। लेकिन जब किसी का भी यहाँ रुकना उचित नहीं है। वैद्यनाथ जी, आपको इसी रोज हमारे साथ चलना होगा। ये दोस्त कोई गलत हरकत न कर सके। और आधे घंटे के अंदर ही काला प्रेत सूरज वैद्यनाथ को लेकर वहां से प्रस्थान कर गया। अगले दिन अगले दिन सूरज अगले दिन सूरज शैतान सिंह के पास पहुंचा और शैतान सिंह के चेहरा क्रोधवश कारण से तमतमा रहा था। सूरज को देखते ही वह पट पड़ा। तू आ गया हरामी के पिल्ले, जबान संभाल कर। शैतान सिंह, मैं तुम्हें सिर्फ यह बताने आया हूँ कि अगर तुम्हें 24 घंटे के अंदर राधा को नहीं लौटा तो काला प्रेत तुझे बर्बाद कर देगा। सूरज की बात सुनकर शैतान सिंह ठाका मार के हंस पड़ा। कहा, 24 घंटे इतना समय बहुत होता है बच्चे, घर जाओ। बच्चों, राधा राधा तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। सूरज आश्चर्य से डूबा वापस लौट गया। और फिर सूरज के जाते ही शैतान सिंह अपने गुर्गों से बरस पड़ा। उस कमीने उस कमीने की इतनी हिम्मत, हमें धमकी दे, इस बार वह नहीं बचेगा दूर। उसके दर्दनाक मौत का नज़ारा आप अपनी आंखों से देखेंगे। और फिर ठीक 24 घंटे बाद आखिर चंद मिनटों में सूरज के सामने चार मजबूत घोड़े से जुती जमींदार की बग्गी के साथ घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। ओह ओह, आखिर शैतान सिंह के काला प्रेत की बहादुरी के सामने झुकने पर विवश हो पड़ा। क्या सूरज की पत्नी राधा को प्राप्त कर सका धरती का शैतान? अगली कॉमिक्स दोस्तों।